सर, आप कांग्रेस के कार्यकाल में भी आप विधायक रहे हैं और बीजेपी के शासनकाल में भी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन से कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के लिए काम बेहतर हो पाया है? लेकिन जो एक सनातन के लिए जो काम हुआ है वो सबसे बड़ा काम हुआ है। तो मैं इस बात को कह सकता हूँ कि वे सांसद थी रेणुका सिंह जी, अब उनका टिकट काट कर आपको दिया गया है, तो क्या अंतर विरोध जो पार्टी के भीतर होता है वो दिखाई दे रहा है कि सब नॉर्मल चल रहा है? नहीं, आपका प्रश्न ठीक है, लेकिन मेरे को वो दिखता नहीं है। चुनौती इस बार मानते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उन्हीं के पार्टी से बिलोंग करते थे एक समय से पहले, और अभी आप बीजेपी में हैं। और जहाँ तक चुनौती का बात है, तो चुनौती तो चाहे बड़ा लड़ाई हो या छोटा लड़ाई हो, चुनौती सभी में रहता है। कि जो राम मंदिर का स्टैंड रहा है कांग्रेस पार्टी का, या फिर जो सनातन धर्म एक विरोधी एक मानसिकता बन गया है, तो क्या इसी के चलते भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कांग्रेस से निकल के बीजेपी में आ रहे हैं? ये तो मेरे को भी लगता है, क्योंकि ठीक है, कांग्रेस में हो, बसपा में हो और अन्य पार्टियों में हो, लेकिन हिंदू तो हिंदू है। सर, क्या एक कारण ये भी रहा होगा कि जो घोटाले का आरोप लगा है कांग्रेस सरकार के ऊपर, चाहे वो कोयला घोटाला हो, महादेव सट्टा या पीएससी घोटाला हो, क्या ये भी एक कारण रहा कि कांग्रेस पार्टी का जो अभी स्थिति ये है कि लोग उन्हें पसंद नहीं किए? देखिए, तो कहा गया है, तुलसीदास जी का एक चौपाई याद आता है, जो जैसा करता है उसका फल उसको वैसा मिलता है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। लोकसभा चुनाव में अब गिनती के दिन रह गए हैं। ऐसे में हम लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, नेता मंत्री और प्रत्याशियों से मुलाकात करवा रहे हैं। इसी बीच आज हमारी मौजूदगी है सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में, और यहाँ से वर्तमान में भाजपा की ओर से प्रत्याशी हैं चिंतामणि जी महाराज। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ वही मेहमान हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। सर, चुनाव को लेकर हम चर्चा करेंगे और क्या है तैयारी उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कौन है चिंतामणि जी महाराज, थोड़ा इसके बारे में संक्षेप में बताएंगे, उसके बाद फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सर, मेरा घर बलरामपुर ज़िले के श्रीकोट में है, लेकिन जब मैं लुंड्रा विधायक 13 से 18 के बीच में था, तो तब से अंबिकापुर में मैं रह रहा हूँ। और प्रमुखतः वैसे कृषि का काम हमारा था, और उसके साथ साथ पूज्य पिताजी एक समाज के लोगों में जो कुरीति था उसको दूर करने के लिए पूरा जीवन समर्पित किए, उस परिवार से हूँ। और हमारा भी प्रयास ऐसा है कि हम लोगों का सेवा करें। जी, आपको राजनीति में बहुत अरसा हो गया, आपके पास बहुत अनुभव भी हैं। तो जब शुरुआत में आप राजनीति में आए थे तब और अब दोनों में कितना अंतर दिखते हैं? मैं क्वेश्चन के पहले थोड़ा सा एक विषय में अपना रखना चाह रहा था। मैं आज हमारे पूरे भारत देश के सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था, और इसमें हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और उस समय जो भारतीय जनता पार्टी को स्थापना की, ऐसे दीनदयाल उपाध्याय जी, आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय आडवाणी जी, ये सब के कुशल नेतृत्व में 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था, और आज स्थापना दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वो पहला अपना कार्यकाल संभाले थे। मैं इस
स्थापना दिवस के अवसर पर TNR के सभी दर्शकों को और हमारे भारत के सभी लोगों को स्थापना दिवस का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। जी सर, अभी भी हमारा सवाल वही है कि आपको राजनीति में आए बहुत अरसा हो गया, कितना अंतर देखते हैं आप जब शुरुआत में राजनीति में आप आए थे और अभी जब राजनीति कर रहे हैं? राजनीति में देखिए परिवर्तन होता रहता है और उसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि उसमें जिनको प्रतिनिधित्व करने का जिम्मेदारी है वो किस मानसिकता के हैं। अगर आज हम देखेंगे हमारे श्रद्धेय मोदी जी को, जो देश के विकास के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन उससे भी जो बड़ी बात है, हम भारत देश के रहने वाले हैं और सनातन के प्रति हमारे मन में जो आस्था कहीं न कहीं कम था, उसको 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम का विशाल मंदिर बनाकर और वहाँ रामलला का प्राण प्रतिष्ठा करना, ये बहुत बड़ी बात है। हम पहले गायत्री परिवार का एक लेख आता था दीवार लेखन में, उसमें आता था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता था कि माने क्या स्थिति है कि हम भारत के रहने वाले और हमको ये बताया जा रहा है गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन 22 जनवरी के बाद जब मोदी जी के द्वारा भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ और फिर उसी दिन शाम को दीपावली की तर्ज पर सभी को भगवान के 500 साल बाद अपने मंदिर में आने का, खुशी मनाने का आह्वान किया गया, उसमें मैं देखा शहर नगर ही नहीं बल्कि जो जंगलों के अंदर हैं, जहाँ पर मीडिया का पहुंच नहीं है या जहां मोबाइल का साधन नहीं है, ऐसे जगहों में भी जो हमारे सनातन धर्मी हैं उन लोग वहां भी दीपावली से भी ज़्यादा खुशी मनाए हैं। तो ये जो लोगों के मन में जो परिवर्तन आया है, विकास का काम कोई भी कर सकता है, लेकिन लोगों के मन में परिवर्तन लाना एक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है, जो काम मोदी जी करके दिखाए। मैं इसके लिए मैं मोदी जी को सादर प्रणाम करता हूं कि इस तरह का काम हमारे सनातन के लिए हो रहा है। इसके लिए हमारे लिए आदरणीय भी हैं और सब के मन में उनके प्रति एक अलग आस्था है कि हमारे सनातन धर्म का रक्षा करेंगे। जी सर, करीब 1.5 दशक तक आप कांग्रेस में रहे, 2 बार विधायक भी चुनकर आए, लुंड्रा से और सामरी से, और 2019 में आपको टिकट नहीं दिया, 2023 में आपको टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद आपने एक बार फिर से बीजेपी का दामन थामा। तो क्या ये अवसरवादी है या घर वापसी, क्या है ये? नहीं, इसमें स्थिति परिस्थिति बनता बिगड़ता रहता है। मैं कांग्रेस में रह करके भी मैं अपना जो हिंदू संस्कृति है, हमारा सनातन संस्कृति है, उसको वहाँ रह करके भी मैं नहीं छोड़ा हूँ, क्योंकि एक प्लेटफार्म का आवश्यकता है। अगर लोगों के बीच अगर लोगों का सेवा करना है तो कुछ इस तरह से स्थिति परिस्थिति बना कि मैं वहाँ चला गया था। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी मेरा मन, जब जय श्री राम का नारा हम नहीं लगा पाते थे तो कहीं ना कहीं मन में एक तकलीफ़ होता था कि हम उस सनातन के मानने वाले और पूज्य पिता श्री सनातन का प्रचार किए और हम जय श्री राम भी खुले मन से नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से मन कचोटता था। लेकिन स्थिति परिस्थिति ऐसा था कि वहाँ रहना पड़ा और आज मैं अपने घर में वापस आ करके बहुत ही खुश हूँ और लोगों के मन में भी एक अलग खुशी है कि चलो हमारे साथ हैं, हम लोग एक परिवार में हैं, एक साथ हैं। ये लोगों के मन में भी अच्छा लग रहा है। जी, जब सर आपने बीजेपी का दामन थामा तब उस समय आपने कहा था कि हर रण के लिए तैयार हैं, हर बाधा होगी पार, अब की बार 400 पार। तो क्या आपको लग रहा है कि
उसी समय लगा क्या था कि इस बार भाजपा फिर से आने वाली है। जिस तरह मोदी जी का गारंटी है, जो बोलते हैं वो करते हैं। विधानसभा के ठीक पहले हम जनताओं के बीच में बात बोले थे कि पिछली बार जो बीजेपी की सरकार थी जिसमें 2 वर्ष का बोनस हम नहीं दे पाए थे, उस बोनस को हम सरकार बनते ही देंगे। फिर धान का समर्थन मूल्य जो है 3100 रुपये देंगे, लेकिन किन्हीं नियमों से बंधे होने के कारण 3100 रुपया नहीं दे पाए, लेकिन जो अंतर का राशि है उसको हम एक मुश्त दे दिए, लोगों को 3100 रुपया मिल गया। इसके बाद अपने माता बहनों के लिए जो मोदी जी के मन में एक सोच आया कि हमारे माता बहनों को घर चलाना होता है, उनके पास अगर कुछ ऐसा व्यवस्था हो जिससे घर को व्यवस्थित कर सकें, तो महतारी बंधन योजना के तहत 1000 रुपया प्रति महीना देने का बात हुआ था। अभी ये 3 तारीख को दूसरा किस्त भी डल गया है। हर महीने के 1 या 2 तारीख को डलना है, लेकिन इस बार ये मार्च का आखिरी था इसलिए 3 तारीख को डला है। तो ये सब होने से लोगों के मन में ये भरोसा हुआ कि जो कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो होगा। ये लोगों के मन में पूरा आशा, भरोसा, विश्वास है। जी सर, आप कांग्रेस के कार्यकाल में भी आप विधायक रहे हैं और बीजेपी के शासनकाल में भी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन से कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के लिए काम बेहतर हो पाया है? देखिए, बेहतर काम का अगर बात करेंगे तो देश हित में जो काम होता है, ऐसे ही काम होना तो अलग विषय होता है। पुल पुलिया बनाना है, स्कूल बनाना है, सड़क बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, ये तो नियमित चलने वाला काम है। लेकिन जो एक सनातन के लिए जो काम हुआ है वो सबसे बड़ा काम हुआ है। तो मैं इस बात को कह सकता हूँ कि मोदी जी का जो काम है, भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, अपने मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की जो सरकार काम कर रही है, ये लोगों को भी अच्छा लग रहा है और सभी को अच्छा लग रहा है। जी सर, जब आप बीजेपी में शामिल हुए तब कांग्रेस की तरफ से एक बयान जारी हुआ कि अच्छा हुआ कि हमारे पार्टी से गंदगी निकल रही है और बीजेपी में जा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? अब उनका बयान तो अब उनको स्मरण करना चाहिए। और एक जने की बात नहीं है, बहुत से ऐसे कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में जा रहे हैं। तो क्या वाकई में कांग्रेस गंदगी को अपने पास समेट रखी थी कि अब कांग्रेस इन लोगों का मोह भंग हो गया? अब वो गंदगी किसके पास है वो तो उनको सोचने का विषय है। भाई, हम भारतीय जनता पार्टी में आए और 14 का 14 सीट अपने सरगुजा संभाग का भाजपा के पक्ष में गया। अपने संस्था के लोग लगभग सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, रायगढ़ सभी जगहों में हैं और हर विधानसभा में 8 से 10 हज़ार वोटों का प्रभाव डालता है। तो इससे वो तो बीजेपी वाले आकलन कर सकते हैं कि गंदगी हटा तो उनका क्या हाल हुआ, उसको उन लोग स्वयं विचार करें। जी, गंदगी हटा तो कांग्रेस साफ हो गया। ठीक बोल रहे हैं उन लोग। जी, बहुत अच्छे से आप जवाब दिए सर। एक और सवाल है सर जो बहुत गंभीर है कि जैसे आप पहले कांग्रेस में थे, इससे पहले आप निर्दलीय लड़े, उससे पहले आप बीजेपी में थे, एक बार फिर से आप बीजेपी में हैं। तो ऐसे में जैसे अगर आप लगातार एक अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हैं, पार्टी बदल रहे हैं, तो आपका स्टैंड लोगों को कैसा दिखेगा? उन लोग कैसे आपको देखेंगे? क्या आपके ऊपर विश्वास कर पाएंगे? मेरा जो अनुमान है, अब मैं कितना गलत बोल रहा हूँ नहीं कह सकता, लेकिन वो लोग काम देखते हैं। वो कहाँ पर है वो महत्वपूर्ण नहीं होता है, वो लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार कर रहा है, लोगों के सुख दुख में कितना खड़ा हो पा रहा है, ये महत्वपूर्ण होता है। और मैं जहाँ भी रहा हूँ, जैसे मैं संस्कृत बोर्ड में था, संस्कृत बोर्ड का आप ध्यान दिला दिए। संस्कृत बोर्ड में जब मैं था तो
मैं जितना उस समय किया उसके बाद शायद नया कुछ नहीं हो पाया। जी जो भी जिम्मेदारी मिलता है, चाहे वो संस्कृत बोर्ड के रूप में जिम्मेदारी मिला या फिर विधायक के रूप में जिम्मेदारी मिला, या अभी अगर जनता का इच्छा होगा तो एक सांसद के रूप में भी अगर जिम्मेदारी मिलेगा, तो मैं ईमानदारी से उन कामों को निभाऊंगा। और लोगों को ये भरोसा निश्चित रूप से रहता है कि ये कहेगा तो उस काम को करेगा, और नहीं करने लायक होगा तो उसको मना कर देगा। ये तो लोगों के मन में भरोसा है। जी सर, लोगों को तो आप विश्वास दिला देंगे, क्योंकि जो आपका कार्यकाल रहा है, आप लोगों के लिए काम किए हैं, उससे जनता भली भांति परिचित है। लेकिन सर, जैसे कि यहाँ से भी वे सांसद थी रेणुका सिंह जी, अब उनका टिकट काट कर आपको दिया गया है, तो क्या अंतर विरोध जो पार्टी के भीतर होता है वो दिखाई दे रहा है कि सब नॉर्मल चल? नहीं, आपका प्रश्न ठीक है, लेकिन मेरे को वो दिखता नहीं है। भाजपा के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे प्रदेश के हों या ज़िले के हों या हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हों, सब अभी तो एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। तो हम उस बात को कैसे कह सकते हैं कि उनको टिकट कट जाने से मेरे को टिकट मिला तो लोगों में तकलीफ़ है, इस बात को हम कैसे कह सकते हैं। सब तो कंधे से कंधा मिला करके सब चल रहे हैं। तो मेरे को तो अभी तक ऐसा आभास नहीं हुआ है कि हमारे विरोध में कोई सोच भी सके। करने का तो बात दूर है, कोई सोचेगा भी ऐसा मेरे को नहीं लग रहा है। मेरे को हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे मतदाता सभी पर भरोसा है कि वो मेरे लिए काम करेंगे और कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छे से आपने इसको टैकल किया सर सवाल को। एक और बात आती है सर, जो सरगुजा लोकसभा क्षेत्र है ये बीजेपी का गढ़ है। पिछले 20 सालों से लगातार यहाँ बीजेपी के सांसद जीत कर आ रहे हैं। तो इस बार कांग्रेस की ओर से शशि जी को टिकट दिया गया है, तो चुनौती इस बार मानते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उन्हीं के पार्टी से बिलोंग करते थे एक समय से पहले, और अभी आप बीजेपी में हैं। अब देखिए, वो भी अभी नई चेहरा है, युवा प्रत्याशी है। अभी किसी तरह का कुछ उनके ऊपर आरोप तो है नहीं, तो निश्चित रूप से स्वच्छ छवि होने के कारण हो सकता है कांग्रेस उनके साथ खड़ी हो। और जहाँ तक चुनौती का बात है, तो चुनौती तो चाहे बड़ा लड़ाई हो या छोटा लड़ाई हो, चुनौती सभी में रहता है। आज भी उसको हम चुनौती के रूप में ही स्वीकार करके हम चुनाव के मैदान में हैं। वैसे तो कई तरह का बात सुनने में आ रहा है, उनमें अंतर विरोध है, ये है वो है, लेकिन उससे अपने को मतलब नहीं है। हमको क्या करना है, उस लाइन में हमको आगे बढ़ना है। उनका क्या स्थिति है, क्या नहीं है, उससे हमको मतलब नहीं है। और जैसा कि आप बोले कि चुनौती है, तो चुनौती तो है, चुनौती मैं मानता हूँ। क्योंकि किसी भी युद्ध में सामने चाहे कोई भी हो, किसी को कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। जहाँ कमज़ोर आंके तो फिर दिक्कत हो सकता है। और आज जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, सभी आत्मविश्वास से एकदम परिपूर्ण हैं। सभी के मन में यह है कि ये जो लोकसभा है, इसको हम बहुत अच्छे अंतरों से जीतेंगे, ऐसा सभी के मन में है। सभी के चेहरा का चमक बताता है। उसको देख करके हम ये कह सकते हैं चुनौती है, इसके बाद भी चुनौती को स्वीकार करते हुए इस जंग को हम जीतेंगे। जी सर, ये सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा आती है और तकरीबन 2100 से ज़्यादा यहाँ मतदान केंद्र हैं और 18 लाख ज़्यादा यहाँ मतदाता अपना वोट का मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो जो यहाँ इसमें से जो 40 लगभग ऐसे मतदान केंद्र है जो सेंसिटिव है, तो क्या वहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास कोई अलग से स्ट्रेटजी है? वहाँ तक के आप कैसे पहुँचने के प्रयास कर रहे हैं? नहीं, देखिए, लोकसभा और विधानसभा चुनाव तो दोनों है, लेकिन दोनों में अंतर रहता है। वो अंतर ये रहता है चूँकि विधानसभा में सिर्फ एक विधानसभा रहता है
और लोकसभा में 8 विधानसभा में प्रत्याशी चाह करके भी नहीं पहुंच सकता। और जैसा मेरा मानना है, आपको लग रहा होगा कि सरगुजा लोकसभा से चिंतामणि चुनाव लड़ रहा है, लेकिन चिंतामणि चुनाव नहीं लड़ रहा है। यहाँ के हमारे कार्यकर्ता और हमारे भाजपा के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो सब जब चुनाव लड़ रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता कि हम लोगों तक नहीं पहुँच पाएंगे। प्रत्याशी नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन प्रत्याशी के रूप में जो कार्यकर्ता जो काम कर रहा है वो बूथ स्तर तक, हर मतदाता तक वो पहुँचेगा, ये हमको पूर्ण विश्वास है। जी, एक और बात सर, जैसे कि अभी एक सिलसिला चल पड़ा है कि बहुत से जो बड़े बड़े नेता हैं वो कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं। एक बात और इस सवाल को आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जो राम मंदिर का स्टैंड रहा है कांग्रेस पार्टी का, या फिर जो सनातन धर्म एक विरोधी एक मानसिकता बन गया है, तो क्या इसी के चलते भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कांग्रेस से निकल के बीजेपी में आ रहे हैं? ये तो मेरे को भी लगता है, क्योंकि ठीक है कांग्रेस में हो, बसपा में हो और अन्य पार्टियों में हो, लेकिन हिंदू तो हिंदू है और उसके मन में हिंदुत्व का भावना तो रहेगा। जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने का बात हुआ तो कई ऐसे हमारे मित्र साथी लोग हैं जो वहाँ जाने से इनकार किए। कई लोग तो ऐसे हैं कि भगवान राम काल्पनिक हैं, यहाँ तक बोल दिए। तो जिनके मन में जैसी आस्था, हमारे मन में तो भगवान राम हमारे हृदय में बसते हैं, और जो भी थोड़ा सा भी जिनके मन में सनातन के प्रति आस्था है, तो मेरे को लगता है एक न एक दिन कमल फूल के झंडे के नीचे लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा जो है खुल करके सनातन के लिए काम कर रही है। तो जो सनातन के विरोध में जो भी पार्टी हैं और वहाँ सनातन के मानने वाले लोग हैं, वो उस चीज़ को कैसे स्वीकार कर पाएंगे? अगर उनके मन में हिंदुत्व होगा तो निश्चित रूप से उनको ये लगेगा कि नहीं, हमको उस झंडे के नीचे जाना चाहिए जहाँ पर हम अकेले में भी और समूह में भी जय श्री राम का नारा लगा सकें। उसके लिए हमको वहाँ जाना चाहिए। ये लोगों के मन में आएगा और आ रहा है। जी, बीजेपी के झंडे के नीचे जाना पड़ेगा एक न एक दिन, ऐसा आपका कहना है। लेकिन सर एक आरोप और लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जो कथित कोयला लेवी खदान घोटाला है, इसमें ईडी द्वारा आपको भी समन जारी किया गया है, लेकिन उसके जस्ट बाद आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली और आपको क्लीन चिट मिल गया। तो क्या एक ईडी का डर ये भी एक कारण रहा कि आप बीजेपी में शामिल हो गए? नहीं, हमको तो ईडी में हमारा नाम है कि नहीं है ये तो हमको जानकारी भी नहीं है। ये तो आप लोग जब बताते हैं कि ईडी में आपका नाम है तब हमको पता चलता है कि ईडी में नाम है। बाकी मेरे पास न कोई जानकारी आया है, न कोई इस तरह का हमारे पास नोटिस आया है जिसके माध्यम से मैं ये जान सकूं कि हमारा उसमें नाम है। और जिस चीज़ का जानकारी अगर हमको है ही नहीं तो उस विषय पर मैं कुछ बोलूं तो शायद वो उचित भी नहीं है। उसमें ज़रा सा भी कोई बात रहता तो मैं निश्चित रूप से अगर हमसे अगर कुछ चूक अगर हुआ है तो मैं अपने चूक को बोलने में भी संकोच नहीं करता। ऐसा अगर कोई विषय रहता तो मैं बिल्कुल बता देता, हाँ हमसे गलती हुई है। लेकिन ऐसा कोई बात आया नहीं है और न हमारे पास लिखित में कोई बात आया है, न किसी के द्वारा बताया गया है। ये पत्रकारों के माध्यम से जानकारी मिलता है, अब क्या है वो मेरे जानकारी में नहीं है। जी ठीक है सर। सर कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी हार और बीजेपी की इतनी बड़ी जीत, क्या कारण रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई? क्या लगता है? मुखिया मुख चाहिए खान पान को। एक मुखिया जो है, मुखिया को ऐसा होना चाहिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसको क्या आवश्यकता है, उन चीज़ों को अगर ध्यान रख करके अगर आगे बढ़े तो मेरे को लगता है वो फेल नहीं होता। जी। आज मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करता हूँ, जो एक छोटे छोटे विषयों पर उनका ध्यान जाता है। ये महतारी बंधन योजना उनके दिमाग में कैसे आया, फिर उनके दिमाग में ये बात कैसे आया कि हमारे जो माँ बहनें हैं, चाहे वो गांव में रहने वाले हों या शहर में जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हों, उन लोग को शौच जाने में दिक्कत होता है तो उनके लिए शौचालय बनाना चाहिए। ये छोटी छोटी बातों को कौन सोच सकता है? वो वही सोच सकता है जो अपना मुखिया का ईमानदारी से भूमिका निभाए। तो जिस तरह से आदरणीय मोदी जी एक मुखिया का भूमिका निभा रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। और आज लोगों के मन में उनकी भूमिकाओं को देख करके, उनके व्यवहारों को देख करके सभी लोग उनके तरफ आकर्षित हैं। कांग्रेसी भी आकर्षित हैं, लेकिन उन लोग खुल के बोल नहीं सकते, इतना अंतर है। सर, क्या एक कारण ये भी रहा होगा कि जो घोटाले का आरोप लगा है कांग्रेस सरकार के ऊपर, चाहे वो कोयला घोटाला हो, महादेव सट्टा या पीएससी घोटाला हो, क्या ये भी एक कारण रहा कि कांग्रेस पार्टी का जो अभी स्थिति ये है कि लोग उन्हें पसंद नहीं किए? देखिए, तो कहा गया है, तुलसीदास जी का एक चौपाई याद आता है, जो जैसा करता है उसका फल उसको वैसा मिलता है। तो जो हम करेंगे, ये दुनिया तो आईने की तरह है। आईने के सामने अगर हम खड़ा होकर के अगर हाथ जोड़ेंगे तो वहाँ जो हमारा परछाई दिखेगा वो भी हाथ जोड़ेगा। हम हाथ जोड़ेंगे तो मुक्का नहीं दिखाएगा वो, हम मुक्का दिखाएंगे तब मुक्का दिखाएगा। ये तो आईने की तरह है। अगर हम जो भी करेंगे आज नहीं तो कल वो बात तो सामने आती है। मैं इस विषय पर इतना ही कह सकता हूँ। जी ठीक है सर, बहुत अच्छा है। कि एक और बात सर, कि जैसे कि मान लीजिए भी जो 10 साल बीजेपी सरकार का पूरा हुआ है मोदी जी का, इसको एक तरफ देखें और जो 60 साल कांग्रेस का रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अगर तुलना किया जाए तो कितना बेहतर काम कौन से कार्यकाल में हो पाया? नहीं, 70 साल और 10 साल का अगर तुलना करेंगे तो हम ये तो नहीं कह सकते कि उन लोग कुछ नहीं किए, कुछ तो किए। लेकिन आज जो हुआ वो आज अगर हम विदेश में भी देखते हैं, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम टीवियों के माध्यम से जब देखते हैं, तो जब विदेशों में भी जाते हैं वो, तो वहाँ भी उनका नारा लगता है, उनके नाम का नारा लगता है। तो अंतर तो साफ दिखता है, वो बताने का ज़रूरत नहीं है, समझने का ज़रूरत है। बाहर के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष भी आते हैं तो उनके मन में भी रहता है कि हम मोदी जी से कैसे समय मिले, हम मिलें, उनसे 2 मिनट बात कर सकें। ये जो स्थिति परिस्थिति है, ये साफ बता रहा है कि किनका कार्यकाल कितना अच्छा है। इसके पहले भी कई शासक रहे हैं और अभी 10 साल का शासन को ही हम देख सकते हैं कितना अंतर है। मैं बोलूँगा तो ऐसा लगे कि तो बीजेपी में है तो बोल रहा है, लेकिन वो तो देखने का चीज़ है। लोग उसको देख रहे हैं, लोगों के समझ में आ रहा है। कहीं भी मोदी जी बाहर जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, तो वहाँ जितने भी भारत के लोग अगर वहाँ पर हैं तो उन लोग तो आ ही जाते हैं, लेकिन वो विदेशों में जहाँ जाते हैं वहाँ के नागरिक भी उनसे मिलने के लिए, उनका एक झलक देखने के लिए आतुर रहते हैं। तो ऐसे ही तो हो नहीं सकता है। उनमें कोई ऐसा आकर्षण होगा, उनका कुछ ऐसा व्यवहार होगा, वो लोगों से इस तरह से मिलते होंगे जिसके कारण लोग उनके तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये तो अंतर साफ दिख रहा है। बाकी अंतर जो है उसको जो भी बुद्धिजीवी हैं सब समझ रहे हैं। जी, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी, क्या जनता इस बात को मान रही, स्वीकार करी है? क्या लगता है कि जब आप लोगों के बीच जाते हैं? मैं तो अभी लोकसभा का प्रत्याशी बनने के बाद सभी जगह जा रहा हूँ और लोगों का जो उत्साह दिख रहा है वो मेरे को लगता है वो चिंतामणि खड़ा है, इसलिए उत्साह लोगों का नहीं दिख रहा है।
मैं कल 8 बजे रात को एक कार्यक्रम में था, वहाँ मेरे को 6 बजे पहुँचना था, 8 बजे पहुँचा। इसके बाद भी मेरे को लगता है वहाँ पर 250-300 से कम महिला पुरुष नहीं रहे होंगे। वो किस लिए? हमारे लिए नहीं, मोदी जी के लिए। सभी लोगों के मन में ये है कि मोदी जी का हम 10 वर्ष का कार्यकाल देख लिए हैं, अब हमको तीसरी बार मोदी जी को बैठाना है। मैं तो लोगों को ये भी कहते सुना कि मोदी जी जो गारंटी दिए थे वो गारंटी पूरा हुआ। अब हम मोदी जी को गारंटी दे रहे हैं कि हम तीसरा बार आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। ये लोग बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका गारंटी पर लोगों को भरोसा है, इसलिए लोग गारंटी दे रहे हैं। नहीं तो क्यों गारंटी देते? तो निश्चित रूप से उनके गारंटी पर, वो जो गारंटी दिए हैं उसका गारंटी है कि वो होगा ही। ये चाहे गांव का एक बच्चा हो, चाहे एक बुज़ुर्ग हो, सबके दिमाग में ये बात है। और अभी दौरे में मैं एक दिन पूछ रहा था, छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे को लगता है प्राइमरी के पहली दूसरी के बच्चे रहे होंगे। मैं उनको पूछा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो सब एक स्वर में बोले मोदी जी हैं कह के। वो छोटे बच्चों को भी मोदी जी का नाम याद है। माने इतना पॉपुलर होना कोई आसान बात नहीं होता है। हम विधायक होते हैं, वो सब जगह के लोग हमारा नाम नहीं जान पाते हैं, और इतने बड़े देश के जो प्रधानमंत्री हैं उसको एक बच्चा तक जान रहा है। तो मोदी जी के गारंटी पर भरोसा तो है लोगों को। राहुल गांधी जी को कैसे देखते हैं आप? अब उनके विषय में ना पूछें तो ज़्यादा अच्छा है। क्या चुनौती दे पाएंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन इस बार चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के विपक्ष में? अब चुनौती क्या है वो तो सामने दिख जाएगा। उस विषय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। सर, छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी की सरकार बनकर आई है, तो क्या ये फ़ायदा देगी आने वाले चुनाव में लोकसभा की? बिल्कुल फ़ायदा देगी। आज जो हमारे यहाँ के नौजवान साथी हैं, उन लोग के दिमाग में एक बात है कि हम बेरोज़गार हैं, हमको रोज़गार चाहिए। तो रोज़गार अगर चाहिए तो उसके लिए आवागमन का संसाधन पहले चाहिए। यहाँ रेलवे का विस्तार हो, हवाई यात्रा प्रारंभ हो ही गया है, उसमें जो उनको लाइसेंस मिलना चाहिए वो मिल गया है। आचार संहिता के बाद वो भी चालू हो जाएगा। और जनता अगर हमको प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी तो मैं आदरणीय हमारे मुखिया मोदी जी से आग्रह करूंगा कि हमारे सरगुजा से दिल्ली के लिए भी फ़्लाइट जाए, बड़े शहरों में जहाँ जहाँ है सभी जगह यहाँ से फ़्लाइट जाए, इसके लिए मैं आग्रह करूँगा। अगर हवाई यात्रा शुरू हो जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ उद्योगपति भी आएंगे। हमारा सरगुजा एक ऐसा संभाग है जहाँ पर पर्यटन के बहुत सारे जगह हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिसको अभी हम चिन्हांकन नहीं कर पाए हैं। आप मैन पाठवी में देखेंगे एक उल्टा पानी है। मैं भी एक बार गया था, वहाँ बताए कि गाड़ी जो है ऐसे चढ़ान में खड़ा कर दो तो चढ़ जाती है। मैं भी खड़ा करके देखा और गाड़ी चढ़ गई। तो ऐसे ऐसे जगह हमारे यहाँ हैं। मैन पाठ के तो बहुत सारे जगह चिन्हांकित हो गए हैं, लेकिन हमारे सरगुजा संभाग में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर अभी चिन्हांकित नहीं हो पाया है। हमारा प्रयास होगा कि पर्यटन के क्षेत्र में हम काम करें और यहाँ पर्यटन की दृष्टि से विदेश के भी लोग आएं, जिससे हमारे यहाँ के युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा। और जब पर्यटक के अलावा जब यहाँ बड़े उद्योगपति आएंगे, जैसे यहाँ हमारा बॉक्साइट उत्खनन होता है, लेकिन बॉक्साइट उत्खनन होकर के कहाँ जा रहा है? रेणुकूट जा रहा है। तो रेणुकूट में जो उसका फैक्ट्री है उसको यहाँ लगा दें, यहाँ लोगों को संसाधन मिले, रोज़गार मिलेगा।
तो हम रोज़गार के लिए भी काम करेंगे। और 36 अपने सरगुजा लोकसभा के, क्योंकि बाकी अपने अपने लोकसभा में देखेंगे तो मैं अपने लोकसभा का बात कर रहा हूँ। हम अपने लोकसभा में चहुमुखी विकास हो, हमारे किसानों को लाभ हो, हमारे युवाओं को आर्थिक रूप से लाभ हो, हमारे माता बहनों को लाभ हो, हमारे व्यापारियों को, सभी वर्ग को लाभ हो, उनको व्यवसाय मिले, ऐसा हम काम करेंगे। ये हम लोगों को उम्मीद दिलाते हैं। इस बार छत्तीसगढ़ में कितने सीट ला रहे हैं भाजपा? अब हम लोग तो सोच रहे हैं कि हम 11 के 11 सीट लाएंगे। जिस तरह का मोदी जी का गारंटी और जिस तरह लोगों का मन का भावना को हम देख पाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि 11 के 11 सीट लाएंगे। लेकिन बाकी जगहों पर तो मैं नहीं गया हूँ, लेकिन जैसा सभी जगह से रुझान आ रहा है उसको देख करके लगता है कि छत्तीसगढ़ से 11 कमल के फूल दिल्ली जाएंगे, ऐसा। ओके सर, आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते अपने क्षेत्रवासियों को और जनताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं आपके TNR न्यूज़ के माध्यम से मैं हमारे सभी मतदाताओं से, हमारे भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी से, मैं सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं सभी से आग्रह करूँगा कि ये जो 7 तारीख को मतदान होना है, इसमें मोदी जी को तीसरा बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना है। उसके लिए हमारे सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, सभी मतदाता एकजुट होकर के 7 मई को वोट डालने जाएं। और जो भी, जिनको भी वोट डालने का अधिकार मिला है, जो वोटर हैं, वो सभी जा कर के वोट दें और प्रधानमंत्री की कुर्सी में तीसरी बार मोदी जी को बैठाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के, अगर कोई बुज़ुर्ग हैं, कोई बीमार हैं जो नहीं जा पा रहे हैं, उनको भी मतदान केंद्र तक पहुंचाने का व्यवस्था हमारे कार्यकर्ता करें, ये मैं आग्रह करना चाहूँगा। और उसके साथ साथ जो हमारे अन्य भाई लोग हैं, उनसे भी ये आग्रह करूँगा कि इस बार मोदी जी की सरकार बनने वाली है, तो अपने मत को बेकार ना करें, भाजपा के पक्ष में मतदान करें और भारत के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए सहयोग करें। यही अपील के साथ मैं अपने बात को विराम करता हूँ। मैं TNR न्यूज़ से रुपेश ठाकुर जी, आपको भी नमस्कार और हमारे जितने दर्शक हैं सभी को मेरा सादर नमस्कार। तो आप सुन रहे थे सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि जी महाराज जी को, जिनका कहना है कि आने वाले 5 साल में भाजपा को जिन ऊंचाइयों तक लेके जाना है वहां भाजपा लेके जाएगी। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीटें इस बार जीत के आने वाली है, ऐसा इनका दावा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।